अच्छा, सोचिए, एक तरफ थी हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हो गई और फिर कई 100 सालों बाद खड़ा हुआ भारत का पहला महान साम्राज्य। इन दोनों के बीच के लगभग 1200 सालों में आखिर हुआ क्या? कैसे छोटे छोटे राज्य इतने बड़े महाजनपदों में बदल गए और फिर उनमें से एक ने कैसे भारत का पहला एम्पायर बना दिया? चलिए आज इसी फैसिनेटिंग दौर को समझते हैं, जिसे हम इंडिया का सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम शुरू करेंगे सेकंड अर्बनाइजेशन से, जानेंगे कि कैसे नए शहर और राज्य बने। फिर हम देखेंगे कि कैसे मगध एक सुपर पावर बना जिसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। हम ये भी समझेंगे कि मौर्य इतने बड़े एम्पायर को चलाते कैसे थे और उनके बाद राजाओं का स्टाइल कैसे बदला। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन और क्विज तो बनता ही है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, भारत का दूसरा शहरीकरण। देखिए 6th सेंचुरी BCE का जो समय था ना, वो इंडियन हिस्ट्री में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। गंगा के मैदानों में लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, खेती में जैसे क्रांति आ गई, अनाज इतना ज्यादा होने लगा कि व्यापार को बढ़ावा मिला और व्यापार के लिए पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल हुआ। बस इसी पूरी हलचल से नए नए शहर और पावरफुल स्टेट्स उभरने लगे। और जानते हैं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे 16, जी हाँ 16 बड़े राज्य उभरे जिन्हें हम महाजनपद के नाम से जानते हैं। ये नंबर याद रखेगा, एग्जाम्स में ये सवाल बहुत बार आता है। इनमें वज्जी, मगध, कोशल, अवंती ये कुछ सबसे मेन प्लेयर्स थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी महाजनपदों में एक ही तरह का राज नहीं था। ज्यादातर में तो थी मोनार्कीज, मतलब राजा का बेटा राजा बनेगा, जैसे मगध और कोसल में। लेकिन कुछ राज्य जैसे वज्जी बिल्कुल अलग थे। उन्हें कहते थे गण या संघ। यहाँ पावर किसी एक राजा के हाथ में नहीं, बल्कि कई लोगों के ग्रुप के हाथ में थी। और मजे की बात यह है कि वो सब खुद को राजा कहते थे। मतलब सोचिए उस जमाने के लिए ये कितना यूनिक सिस्टम रहा होगा। तो अब जब समाज इतना बदल रहा था तो उसे चलाने के लिए नियम कानून भी तो चाहिए थे, राइट? बस इसी दौर में ब्राह्मणों ने धर्मसूत्र नाम के ग्रंथ लिखने शुरू किए। बेसिकली ये सोशल रूल्स की एक किताब थी, खासकर राजाओं के लिए। इन ग्रंथों के हिसाब से राजा को आइडियली क्षत्रिय होना चाहिए था और उसका सबसे बड़ा काम था किसानों और व्यापारियों से टैक्स वसूलना और राज चलाना। तो इन 16 महाजनपदों के बीच एक तरह की रेस लगी हुई थी, पावर की रेस। लेकिन इस दौड़ में एक राज्य ऐसा था जो सबसे बहुत आगे निकल गया, और वो था मगध। पर सवाल ये है कि आखिर मगध में ऐसा क्या खास था? कैसे ये एक नॉर्मल स्टेट से पहली सुपर पावर बन गया? देखिए, मगध की सफलता का कोई एक सिंगल रीजन नहीं था। ये कई चीजों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। एक तरफ गंगा के मैदानों की उपजाऊ जमीन थी, मतलब खेती जबरदस्त। फिर आज के झारखंड से लोहा मिल जाता था, जिससे बने धारदार हथियार। सेना के लिए जंगलों से हाथी मिल जाते थे, जो उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। और हाँ, गंगा नदी, वो तो सस्ता ट्रांसपोर्ट का हाईवे थी। और इन सब पर सोने पर सुहागा थे बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे एम्बिशियस और पावरफुल राजा। मगध की यही बढ़ती हुई ताकत भारत के पहले और सबसे बड़े साम्राज्य की नींव बनी। और इसी नींव पर चंद्रगुप्त मौर्य ने खड़ा किया मौर्य साम्राज्य, इंडियाज फर्स्ट ट्रू एम्पायर। और ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। सोचिए, अफगानिस्तान की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण भारत तक फैला एक विशाल साम्राज्य। चंद्रगुप्त के पोते अशोक के दौर में एक ऐसी घटना हुई जिसने न सिर्फ मौर्य साम्राज्य बल्कि पूरे भारतीय इतिहास का रुख ही बदल दिया। और वो घटना थी कलिंग की लड़ाई। ये लड़ाई आज के ओडिशा के कोस्टल इलाके को जीतने के लिए लड़ी गई थी। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत भारी थी। 1 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। युद्ध के मैदान पर खून की नदियां बह गईं और इस भयानक मंजर ने सम्राट अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। अशोक को कितना गहरा दुख हुआ था, ये हमें उनके ही शब्दों से पता चलता है। उन्होंने अपने एक शिलालेख में लिखवाया, ये देवानामप्रिय की कलिंग विजय पर पछतावा है। इसे बहुत दर्दनाक और निंदनीय माना जाता है। सोचिए, एक जीता हुआ सम्राट अपनी ही जीत पर पछता रहा था। इस लड़ाई ने एक क्रूर विजेता को एक शांति दूत में बदल दिया और उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध का रास्ता छोड़ दिया।
यहाँ एक बहुत ही मजेदार फैक्ट है। सदियों तक अशोक के ये शिलालेख एक पहेली बने हुए थे, कोई उन्हें पढ़ ही नहीं पाता था। फिर 1830s में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल में काम करते थे, पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को डिकोड किया और तभी जाकर हमें अशोक के बारे में ये सारी बातें पता चली। तो एक साम्राज्य बना लेना एक बात है, लेकिन उसे चलाना वो बिल्कुल अलग चैलेंज है। जरा सोचिए, अफगानिस्तान से लेकर कर्नाटक तक फैले इतने बड़े एम्पायर को, जहां अलग अलग भाषा बोलने वाले अलग अलग कल्चर के लोग रहते थे, मौर्य शासक आखिर इसे मैनेज कैसे करते थे? क्या था उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का सीक्रेट? अशोक का सबसे बड़ा टूल था धम्मा। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, इसे एक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट समझिए। इसका मकसद था इतने डाइवर्स एम्पायर को एक साथ जोड़कर रखना। इसमें बहुत सिंपल बातें थीं। बड़ों की इज्जत करो, दासों और नौकरों से अच्छा बर्ताव करो, और हाँ, सबसे जरूरी, सभी धर्मों और परंपराओं का सम्मान करो। अब इस मैसेज को फैलाने के लिए भी तो लोग चाहिए थे। तो इस काम के लिए अशोक ने धम्म महामत्त नाम के स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया। इनका काम था पूरे एम्पायर में घूम घूम कर लोगों तक धम्म का संदेश पहुंचाना। ये टर्म याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य प्रशासन सिर्फ कैपिटल पाटलिपुत्र से नहीं चलता था, ये बहुत स्मार्ट थे। उन्होंने पूरे एम्पायर में 5 बड़े पॉलिटिकल सेंटर्स बना रखे थे। जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, पाटलिपुत्र तो राजधानी थी ही, लेकिन तक्षशिला और उज्जैनी जैसे सेंटर्स इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स पर थे। तो वहीं सुवर्णगिरी, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कर्नाटक की सोने की खदानों के पास था। मतलब हर सेंटर की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। करीब 150 साल राज करने के बाद मौर्य साम्राज्य भी बिखर गया और इसकी जगह सब कॉन्टिनेंट में कई नए नए राज्य सामने आए। और इन नए राजाओं के साथ राज करने का तरीका और राजा होने का आइडिया भी बदलने लगा। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट देखने को मिलता है। एक तरफ थे मौर्य शासक जैसे अशोक, जो पियादस्सी जैसी हम्बल उपाधि लेते थे, जिसका मतलब था देवताओं का प्रिय। और दूसरी तरफ थे कुषाण शासक, जो सेंट्रल एशिया से आए थे। उन्होंने तो खुद को भगवान जैसा बताना शुरू कर दिया। उन्होंने देवपुत्र यानी ईश्वर का पुत्र का टाइटल अपनाया और मंदिरों में अपनी बड़ी बड़ी मूर्तियां लगवाईं। मतलब राज करने का पूरा स्टाइल ही बदल गया था। इसके बाद लगभग 4th सेंचुरी सीई में आए गुप्त। अब इनका राज करने का तरीका मौर्यों से थोड़ा अलग था। वो सामंतों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। ये सामंत कौन थे? ये लोकल पावरफुल लोग थे जो राजा को मिलिट्री सपोर्ट देते थे और बदले में अपने इलाके में आजादी से राज करते थे। एक तरह से ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम था। तो चलिए, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसे फटाफट रिवाइज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आपको कितना याद है, कुछ मजेदार सवालों के साथ। ये आपके एग्जाम प्रेप के लिए बहुत काम आएगा। तो हमने देखा कि ये पूरा दौर था 600 BCE से 600 CE का। इसकी शुरुआत हुई 16 महाजनपदों से। इनमें सबसे पावरफुल निकला मगध, और उसी के दम पर चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया भारत का पहला साम्राज्य मौर्य एम्पायर। अशोक कलिंग युद्ध और अपने धम्म के लिए मशहूर हुए। मौर्यों के बाद आए कुषाण, जिन्होंने देवपुत्र का कंसेप्ट शुरू किया, मतलब डिवाइन किंगशिप। और ये सारी जानकारी हमें मिलती है अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका और अशोक के शिलालेखों जैसे सोर्सेस से। पहला सवाल, कौन सा महाजनपद आखिरकार सबसे शक्तिशाली बना जिससे मौर्य साम्राज्य का गठन हुआ? कौशल, अवंती, मगध या गांधार? और सही जवाब है ऑप्शन सी, मगध। चलिए दूसरा सवाल, कुषाण शासकों ने अपनी डिवाइन स्टेटस का दावा करने के लिए कौन सा टाइटल अपनाया था? महाराजा, चक्रवर्तिन, देवानामप्रिय या देवपुत्र? जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है डी, देवपुत्र, यानी ईश्वर का पुत्र। तो आज हमने देखा कि कैसे इन 1200 सालों में भारत छोटे छोटे राज्यों से एक विशाल साम्राज्य तक पहुंचा। और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि कैसे राजा का मतलब भी बदलता गया। ये दिखाता है कि पावर और पॉलिटिक्स के आइडियाज कभी एक जैसे नहीं रहते, वो हमेशा बदलते रहते हैं। उम्मीद है आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही और जीएस कंटेंट के लिए जीएस मास्टरी हब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।